दोस्तों, आप सभी लिसनर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिन प्यारे लिसनर ने पिछली कहानी पर सुंदर सुंदर कमेंट किए, उन सभी दोस्तों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और आगे भी यही आशा करता हूं कि आप सभी इस चैनल को ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। और उन प्यारे लिसनर के नाम मैं आप सबके सामने लेना चाहता हूं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। सुभाष चंद्र साहू जी, नागपुर से। यश जी, इटली से। चंद्र प्रकाश जी, इटावा से। कलिफ्टून चैनल वाले भाई। मोहम्मद अकील जी, महाराष्ट्र डेक्कन से। मेहंदी हसन जी, आसाम गुवाहाटी से। उमेश कुमार गुप्ता जी, हरदोई यूपी से। सोनाली पवार जी, सूर्यकांत पाटिल जी। जाफिरा हयात जी, गुवाहाटी से। अब्दुल जी, सुरेश वाट जी, नागपुर से। अहमजद खान जी, रौफ मलिक जी, ग्लासगो लंदन से। सूर्य प्रजापति जी और एच पर्सन जी। रजनीश कुमार धीर सिंह जी, पटियाला पंजाब से। पूजा रानी जी, गाजियाबाद से। साइदा फिरोजा जी, दुल्हा जी। किरणदीप बंडाल जी। धनंजय सिंह जी और इंशाद तनवर जी, भूपत भाई जी। और नूर गुरु चैनल वाले भाई जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे रेगुलर और कुछ नए लिसनर के नाम। दोस्तों, आज हम फिर से एक खौफनाक सफर पर चलने वाले हैं। दोस्तों, आज हम एक और खतरनाक और रोमांचक कहानी शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ठाक का आदमखोर बाघ। ये कहानी मशहूर ब्रिटिश शिकारी और जंगल प्रेमी जिम कॉर्बेट जी की लिखी किताब कुमाऊं के नरभक्षी से ली गई है, जिसमें जिम कॉर्बेट साहब ने अपने शिकार अनुभवों को साझा किया है। हमारे देश के गहरे जंगलों में एक समय ऐसा भी था जब आदमखोर बाघों ने गांवों की नींद छीन ली थी। लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे और बच्चे घर के अंदर छिपा दिए जाते थे, और रात की हराहट पर दिल दहल जाता था। ऐसे में कुछ बहादुर लोग थे जो इन बाघों का पीछा करते, उनके निशान पड़ते और गांव वालों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते थे। उन्हीं बहादुर लोगों में से एक थे ब्रिटिश शिकारी जिम कॉर्बेट जी, जिनकी कहानी आज आप सुनने वाले हैं। ऐसी सच्ची घटनाओं और खतरनाक मुकाबलों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे घने जंगल के बीच मौत के सामने खड़े होकर एक एक गोली की कीमत समझकर उन आदमखोरों बाघों का अंत किया जाता था, दोस्तों, हम ऐसे ही रोमांचक किस्से आपके लिए लाते रहेंगे, जहां हर किस्सा संजीव होगा और आपको महसूस होगा जैसे हर घटना आपकी ही आंखों के सामने हो रही हो। और रात के अंधेरे जंगल में आप किसी पेड़ या झाड़ी के पीछे छुपकर खड़े सब कुछ होता देख रहे हो, और आपकी दिल की धड़कनें रात के सन्नाटे के बीच गूंज रही है। और वो जो खौफ उस वक्त उन लोगों ने देखा होगा, वो खौफ आप भी वैसे ही महसूस करोगे। अगर आप ऐसे ही रोमांचक किस्से सुनना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी शॉर्ट चैनल को, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया अभी कर ले। उत्तराखंड के घने जंगल, और साल था 1938 का, और लद्या घाटी में कई महीनों से शांति बनी हुई थी कि तभी सितंबर के महीने नैनीताल में एक रिपोर्ट पहुंची कि 12 वर्ष की एक लड़की को कोटकिंदरी गांव में एक बाघ ने मार डाला है। और ये रिपोर्ट वन विभाग के अधिकारी डोनाल्ड स्टीवर्ट द्वारा जिम कॉर्बेट जी को भेजी गई थी, और इसमें कोई खास ब्यौरा नहीं लिखा था। जिम कॉर्बेट जी इसके कुछ सप्ताह बाद जब उस गांव में पहुंचे, तभी इस त्रासदी की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाए कि गांव के पास ही एक दिन दोपहर के वक्त, जब वो लड़की सब लोगों के सामने आम के वृक्ष के नीचे गिरे हुए कुछ फल बटोर रही थी, कि तभी अचानक कहीं से एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि आसपास काम कर रहे लोग उस लड़की की कोई मदद कर पाते, बाघ उसे जबड़े में दबाकर भाग गया, और डर के मारे किसी ने भी उस बाघ का पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन उस घटना को हुए अब काफी दिन बीत चुके थे, और कॉर्बेट के उस घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही बाघ के पंजों, खून और घसीटने के सभी निशान अब तक मिट चुके थे। और वो बाघ जिस जगह उस लड़की की लाश को लेकर गया था,
वो जगह कोट किंदरी की दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 4 मील और थाक के पश्चिम दिशा में उससे 3 मील की दूरी पर है। और कॉर्बेट ने पिछले अप्रैल ही कोट किंदरी और थाक की घाटी में चूका के नरभक्षी को गोली से मार गिराया था। वन विभाग ने सन 1938 की गर्मियों में इस क्षेत्र के सभी वृक्षों की कटाई की काम शुरू करना था, लेकिन उनको उस बाघ का डर सता रहा था कि यदि नरभक्षी को नवंबर से पहले मारा ना गया तो पेड़ कटाई काम शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस बाघ के डर से कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे और ठेकेदार भी काम छोड़कर भाग जाएगा। इसलिए उस लड़की के मारे जाने के कुछ समय बाद ही डोनाल्ड स्टीवर्ट ने कॉर्बेट को पत्र लिखा था और कॉर्बेट जी ने उनकी विनती का मान रखते हुए कोट किंदरी जाने का उनसे वादा किया था। दोस्तों, कॉर्बेट जी कहते हैं कि उन्होंने वो वादा केवल ठेकेदारों को ध्यान में रखकर नहीं किया था, बल्कि वहां के स्थानीय निवासियों के हितों पर ज्यादा ध्यान देते हुए ही किया था। दोस्तों, अब आगे की कहानी कॉर्बेट जी की जुबानी, जैसे वो खुद अपनी आप बीती सुना रहे हों। कोट किंदरी जाने के लिए सबसे सीधा रास्ता यह था कि पहले रेलगाड़ी से टनकपुर जाया जाए, वहां से कालदूंगा और चूका होते हुए आगे पैदल चला जाए। इस रास्ते से जाने पर मुझे लगभग 100 मील पैदल चलने से बच जाता, लेकिन इस मार्ग की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि यह इलाका उत्तर भारत की सबसे खतरनाक मलेरिया पट्टी से होकर जाता था, जहां मलेरिया फैलाने वाले मच्छर बहुत अधिक पाए जाते थे और पूरा क्षेत्र इस बीमारी से प्रभावित रहता था। इसी खतरे से बचने के लिए मैंने निश्चय किया कि मैं पहाड़ों की ओर से मोरनाला होते हुए और वहां से आगे कोट किंदरी की पहाड़ी धार तक जाने वाले पुराने छोड़े हुए शेरिंग मार्ग से जाऊं। ये रास्ता लंबा और थकाने वाला था, इसलिए उसकी तैयारी चल ही रही थी। इसी बीच खबर आई कि लद्या नदी के बाएं किनारे चूका से लगभग आधा मील दूर बसे छोटे से गांव सेम में एक और व्यक्ति को शेर ने मार डाला है, और इस बार उस शेर का शिकार सेम गांव के प्रधान की बूढ़ी मां बनी। वह 2 खेतों के बीच ढलान वाले किनारे पर उगे झाड़ झंखाड़ को काट रही थी। उसने बस काम शुरू ही किया था कि ऊपर वाले खेत से शेर उस पर अचानक टूट पड़ा। हमला इतना अचानक था कि वह सत्री केवल एक बार ही चीख पाई। शेर ने उसे 12 फुट ऊंचे किनारे को पार करके ऊपर की ओर खींच लिया और फिर उसे लेकर घने जंगल में गायब हो गया। उसका 20 वर्षीय बेटा, जो पास ही अपने खेत में काम कर रहा था, यह घटना अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन डर इतना था कि वह कुछ भी नहीं कर पाया। 2 दिन बाद पटवारी 80 गांव वालों को साथ लेकर उस दिशा में गया जिधर शेर गया था, और खोज में उन्हें उस स्त्री के कपड़ों के टुकड़े और कुछ हड्डियां ही मिल पाई। यह हत्या दोपहर के 2 बजे खुले उजाले में हुई थी, और शेर जहां ये शिकार मारा था वहां से सिर्फ 60 गज दूर ले जाकर खा गया था। इस दूसरी मौत की खबर मिलते ही अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल, तीनों जिलों के डिप्टी कमिश्नर इबटसन और मैं आपस में मिले और विचार विमर्श किया। इसका परिणाम यह निकला कि इबटसन, जो अस्कोट तिब्बत सीमा के नजदीक किसी जमीन के झगड़े को सुलझाने जा रहा था, अब अपना रास्ता बदल देगा। अब वो बागेश्वर की ओर से ना जाकर मेरे साथ सेम गांव तक आएगा और वहां से आगे अस्कोट निकल जाएगा। और जो रास्ता मैंने चुना था उसमें बहुत अधिक पहाड़ चढ़ना पड़ता था, इसलिए अंत में हमने ये तय किया कि हम नंधौर घाटी से ऊपर चढ़ेंगे और नंधौर और लतिया नदियों के बीच की पहाड़ी कटक विभाजक तक पहुंचकर उसके किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे। इसी अनुसार 12 अक्टूबर को मैं बारगलियां पहुंचा और इबटसन से मिल गया। इसके बाद हम ऊपर की ओर जाते हुए रास्ते में मछलियां पकड़ते हुए हकीक दरगाह पीपल पहुंचे। वहां हमने नदी को छोड़ दिया और एक ऊंचे स्थान तौली हाई बैंसी से एक दिन में पकड़ी पहुंचे। यहां हमारा पहला बड़ा काम था, एक बड़ी गौबीस मछली पकड़ना। रात को हमने जल विभाजक पर ही डेरा डाला। अगली सुबह बहुत जल्दी चलना शुरू किया। उस रात हमने अपने तंबू चालटी गांव से 12 मील की दूरी पर लतिया के बाएं किनारे पर लगाए। बरसात इस बार जल्दी समाप्त हो गई थी,
जो हमारे लिए सौभाग्य की बात रही, क्योंकि बारिश के दिनों में चट्टानों से पानी सीधे घाटी में गिरता है और रास्ता बहुत जोखिम भरा हो जाता है। फिर भी हर थोड़ी दूरी पर हमें नदी पार करनी पड़ रही थी। इन्हीं में से एक पार करते समय मेरा रसोइया, जो जूते पहनकर मुश्किल से 5 फुट का लगता था, नदी में गिर गया और डूबने ही वाला था। वह इसलिए बच गया क्योंकि हमारा वह आदमी, जो दोपहर के खाने की टोकरी लेकर चल रहा था, तुरंत दौड़कर उसकी मदद को पहुंच गया। 10वें दिन हम चौरगलिया छोड़कर सेम पहुंचे और एक सूने पड़े खेत में डेरा डाला। यह स्थान उस घर से 200 गज की दूरी पर था जहां वह बूढ़ी स्त्री मारी गई थी, और लतिया और शारदा के संगम से केवल 100 गज दूर। पुलिस विभाग का गिल वाडेल, जो लतिया की ओर नीचे से आ रहा था, हमें रास्ते में मिला। वह कई दिनों से सेम में ठहरा था और उसने एक कड्डा, भैंस के बछड़े जैसा जानवर भी बांध रखा था, जिसे वन विभाग के मैकडोनल्ड ने हमारे उपयोग के लिए हमें दे दिया। हालांकि वाडेल के रहते नरभक्षी कई बार सेम में आया, पर उसने उस कड्डे को नहीं मारा। अगले दिन जब इबेटसन पटवारियों, वन रक्षकों और आसपास के गांवों के प्रधानों से बात कर रहा था, मैं शेर के पग चिन्ह, पैरों के निशान देख निकल गया। हमारे पड़ाव और संगम के बीच लंबी रेत की पट्टियां थीं। इस रेत पर एक शेरनी और एक युवा नर शेर के आने जाने के निशान मिले, संभवतः वही नर शेर जिसे मैंने अप्रैल में देखा था। शेरनी ने पिछले कई दिनों में कई बार लद्या को पार किया और लौटकर पार किया, और गत रात वह हमारे तंबुओं के बिल्कुल सामने वाली रेत पर टहलती रही थी। लोगों को शक था कि यही शेरनी नरभक्षी है, और प्रधान की मां की मौत के बाद उसका बार बार सेम में लौटकर आना इस संदेह को और पक्का करता था। पगचिह्नों से पता चला कि शेरनी पूरी तरह जवान और मजबूत थी। वह नरभक्षी क्यों बनी, यह तय करना बाद की बात थी। एक कारण यह हो सकता था कि वह चूका वाले नर शेर के साथ रहते हुए उसके मारे हुए शिकारों को खाती रही हो, और अब नरभक्षी मांस का स्वाद लग जाने के बाद और अब नर शेर के साथ न रहने की वजह से वह खुद लोगों को मारकर खाने लगी हो। यह सिर्फ एक अनुमान था जो आगे चलकर गलत साबित हुआ। मैंने नैनीताल से निकलते समय टनकपुर के तहसीलदार को लिखकर कहा था कि 4 कड्डे खरीदकर सेम भेज दिए जाएं। एक कड्डा रास्ते में मर गया और बाकी 3 ग्वाजिस्टेटा तारीख को सेम पहुंचे। उन्हें हमने उसे एक कटड़े के साथ बांध दिया जिसे मैकडोनल्ड ने दिया था। गांव के खेतों में लोगों को सोए हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि शेरनी उन्हीं खेतों के पास से गुजरी। सौभाग्य से डोर डंगरों, गाय बैल ने उसे देख लिया और सोए लोगों को सतर्क कर दिया। फिर शेरनी कोट किंदरी की दिशा में चली गई और हमारे बंधे कड्डों के पास से होकर उनके एक बाल भी न छूते हुए आगे बढ़ गई। सेम पहुंचने पर पटवारियों, वन रक्षकों और गांव वालों ने हमें कहा कि कटड़े बांधने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नरभक्षी इन्हें कभी नहीं मारेगी। उनका कहना था कि लोग पहले भी यही तरीका आजमा चुके हैं, लेकिन शेरनी ने कड्डों को कभी नहीं छुआ। और अगर वह सच में भैंस का मांस चाहती है तो जंगल में कितनी ही भैंसें चरती रहती हैं, वह उनमें से किसी को भी मार सकती है। गांव वालों की बात के बावजूद हम 2 रात और कड्डे बांधते रहे, और शेरनी हर बार बिना छुए उनमें से एक या अधिक कड्डों के पास से गुजरती रही। 27 तारीख की सुबह जब हम नाश्ता कर रहे थे, तब थाक गांव के प्रधान के भाई तिवारी लोगों के एक दल के साथ हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि उनके गांव का एक आदमी गायब है। वह पिछले दिन अपनी पत्नी से यह कहकर निकला था कि वह यह देखने जा रहा है कि उसके डोर डंगर सीमा के पार न चले गए हो, लेकिन वह वापस नहीं आया और उन्हें डर है कि उसे नरभक्षी ने मार डाला। जल्द ही हमारी तैयारियां पूरी हो गई और 10 बजे बटसन और मैं चल पड़े। साथ में तिवारी और वे लोग भी थे जिन्हें वह साथ लाया था। दूरी तो केवल कुछ मील ही थी, पर चढ़ाई बहुत ज्यादा थी और हम मदद पहुंचाने में देर नहीं करना चाहते थे। इसलिए सांस फूलते और पसीने से तरतर गांव के बाहर पहुंचे। जब हम गांव पहुंचे तो तलहटी पर, जहां जमीन समतल थी और घास झाड़ियों से ढकी हुई थी, जिसका बाद में मुझे कारण बताना पड़ेगा,
हमने एक स्त्री को तेज रोते हुए पाया। किसी भी भारतीय स्त्री का अपने मृत व्यक्ति के लिए रोना अलग से समझा जा सकता है। हम जंगल से निकलकर उस रोने वाली स्त्री, जो उस लापता आदमी की पत्नी थी, और उन 10-15 आदमियों के पास पहुंचे जो खेतों के किनारे खड़े हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इन लोगों ने बताया कि उनके घरों से ऊपर, जहां वे उस समय खड़े थे, से लगभग 20 गज की दूरी पर घनी झाड़ियों उगे खेत में उन्होंने कुछ सफेद देखा था, जो उस लापता आदमी के कपड़ों का टुकड़ा जैसा लगा। इबटसन, तिवारी और मैं उस सफेद वस्तु की तरफ गए और श्रीमती इबटसन उस स्त्री और बाकी लोगों को साथ लेकर गांव चली गई। उस खेत में, जिसमें कई वर्षों से खेती नहीं हुई थी, घनी झाड़ी जैसी वनस्पति उगाई थी जो गुलदाउदी जैसी दिखती थी। जब हम उस सफेद वस्तु के पास पहुंचे तो तिवारी ने कहा कि यह उसी लापता आदमी की लंगोटी है। पास में उसकी टोपी भी पड़ी थी। वहां कुछ खिंचाव तान भी दिखी, पर रक्त कहीं न था। जहां हमला हुआ था और आगे दूर तक खून न मिलने का मतलब यह हो सकता है कि शेरनी ने अपना पकड़ बनाए रखी होगी, इसलिए शरीर से खून बाहर नहीं बहा। हमारे से ऊपर करीब 30 गज दूर पहाड़ी पर झाड़ियों का एक समूह था, जिस पर लताएं ऐसी बिछी हुई थी मानो छत बन गई हो। घसीट के निशान को आगे से देखने से पहले उस जगह को देखना जरूरी था, क्योंकि शेरनी को पीछे छोड़कर आगे भागना ठीक नहीं था। झाड़ियों के नीचे मुलायम जमीन पर हमें शेरनी के पग चिन्ह मिले, और वह भी मिली जहां वह आदमी हमला करने से पहले लेटी हुई थी। हम वापस अपने शुरुआती बिंदु पर लौटे और नीचे दी हुई योजना पर सहमत हुए। हमारा मुख्य उद्देश्य शेरनी का पीछा करना, और जब वह मारे हुए शिकार के पास लौटे तो उसे गोली से मारना था। इसे पाने के लिए मुझे उसके पग चिन्हों का पीछा करना था, और साथ साथ तिवारी ने हत्था चौकसी रखेगा। वह मेरे एक गज के पीछे दाईं बाईं तरफ देखकर रहेगा, और तिवारी से एक गज और पीछे इबटसन होंगे जो पीछे से सुरक्षा करेंगे। यदि शेरनी का कोई हिस्सा इबटसन या मुझ में से किसी को दिखा तो हमें उस पर गोली चलाने का मौका लेना होगा। इस इलाके में पिछले दिनों गाय भैंस चर चुकी थी और जमीन उखड़ी हुई पड़ी थी। चूंकि रक्त के कोई निशान नहीं थे और शेरनी के जाने का रास्ता केवल कभी कभी उल्टी पत्ती या कुचली हुई घास से पता चलता था, इसलिए हमारी आगे बढ़ने की गति बहुत धीमी थी। शेरनी ने आदमी को 200 गज तक खींच कर रखा था, फिर उसे मार दिया और कई घंटे बाद वापस आकर उसे उठाया, जब थाक के लोगों ने दूर से उसे कुछ बोलते सुना था। शायद शेरनी ने उस समय उसे साथ न ले जाने का कारण यह हो सकता है कि गाय भैंसों ने देखा और उसे भगा दिया था। जहां आदमी पड़ा था वहां एक बड़ा खून से भरा गड्ढा बन गया था। उसके गले के घाव से खून उस समय तक बहना बंद हो गया था, और जब शेरनी ने उसे फिर उठाया तब उसने उसे कमर के पास से पकड़ रखा था, जबकि पहले उसने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी। इसलिए उसे रास्ते में ढूंढना और भी मुश्किल हो गया था। शेरनी पहाड़ी की ऊंचाई निचाई के अनुसार चलती थी और झाड़ियां बहुत घनी थी, इसलिए आगे कुछ ही गज तक ही दिखाई पड़ता था और हमारा बढ़ना पहले से भी धीमा हो गया। हम 2 घंटे में केवल आधा मील चल पाए और एक पर्वत की धार पर पहुंचे, जिसे नीचे घाटी थी। वही जगह जहां 6 महीने पहले हमने नीचे जाकर चूका के नरभक्षी को मार दिया था। उस धार पर एक बड़ी चट्टान थी जिसका एक किनारा ऊपर की ओर झुका हुआ था। शेरनी का रास्ता उस चट्टान के दाहिने किनारे से नीचे चला जाता था, और मुझे पूरा यकीन था कि वह वहीं उस झूलते हुए चट्टान के नीचे या उसके आसपास कहीं लेटी होगी। मैं और इबटसन दोनों हल्के रबर वाले जूते पहने हुए थे, जबकि तिवारी नंगे पैर था। बिना कोई आवाज किए हम धीरे धीरे उस चट्टान तक पहुंच गए। मैंने अपने दोनों साथियों को इशारे से वहीं खड़े रहने और चारों तरफ ध्यान से देखने को कहा। फिर मैंने चट्टान पर पैर जमाया और बहुत सावधानी से 1-1 इंच कर आगे बढ़ने लगा। चट्टान के आगे थोड़ा सा समतल हिस्सा था। जैसे जैसे वह हिस्सा नजर में आता गया, मेरा शक पक्का होता गया कि शेरनी इसी चट्टान की ढलान के नीचे लेटी हुई है। बस 1-2 कदम और आगे बढ़ना बाकी था कि मुझे बाईं तरफ कुछ हिलता सा दिखाई दिया। एक छोटा सा खरगोश जैसा जानवर जिसे नीचे दबाव में लेटा दिया गया था, अचानक उछलकर खड़ा हो गया।
उसके ठीक एक सेकंड बाद उससे आगे झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई और झाड़ियों की दूर वाली तरफ पेड़ पर बैठे बंदर चीखने लगे। शेरनी ने यह जगह रात में खाना खाने के बाद आराम करने के लिए बहुत सोच समझकर चुनी थी, लेकिन बदकिस्मती से वह सोई हुई नहीं थी। जैसे ही उसने चट्टान के ऊपर मेरा सिर दिखाई दिया, मैंने टोपी उतार रखी थी, वह तुरंत उठी और बगल में एक कदम बढ़ाकर कृष्ण बदरी की मोटी झाड़ियों में गायब हो गई। अगर वह किसी और जगह होती तो उसे इस तरह बिना मुझे गोली का मौका दिए भागना आसान नहीं होता। इतने ध्यान से किया गया हमारा पीछा एकदम आखिरी पल में विफल हो गया। अब करने को बस एक ही काम बचा था, मारे हुए आदमी का शव ढूंढना और यह देखना कि उसका कितना हिस्सा बचा है। कृष्णन बदरी की घनी झाड़ियों में शेरनी के पीछे जाना बेकार था, क्योंकि वहां जाकर उस पर गोली चलाने का मौका लगभग नहीं मिलता। उसने जहां लेटकर आराम किया था, उसके बिल्कुल पास ही उसने खाना भी खाया था। लेकिन चूंकि वह जगह खुले आसमान के नीचे थी और ऊपर से गिद्ध देख सकते थे, इसलिए उसने शव को खींचकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर छुपा दिया था। अब उसके खून की बूंदों की लकीर हमारे लिए रास्ता दिखा रही थी। चट्टानों की धार पार करके लगभग 50 गज आगे हमें वह शव मिल गया। मैं तुम्हें इस हालत का पूरा दृश्य बताकर दुख नहीं देना चाहता। कपड़े फटे हुए, शरीर की पहचान मिट चुकी थी। कुछ घंटे पहले यही आदमी एक परिवार का सहारा, 2 बच्चों का पिता और एक स्त्री का जीवन था, और अब वह मृत पड़ा था। भारत की अनगिनत विधवाओं की तरह अब वह स्त्री भी उसी तकलीफ भरे भाग्य में धकेल दी गई थी। नरभक्षियों का पीछा करते इन 32 सालों में मैंने ऐसे बहुत दृश्य देखे हैं, और हर बार यही लगा है कि शव को वहीं छोड़ देना ज्यादा ठीक है, क्योंकि उसे उठाकर वापस लाने से वह दृश्य किसी भी देखने वाले के मन में जिंदगी भर के लिए डर और दर्द छोड़ देता है। लेकिन फिर भी खून के बदले खून की पुकार को कोई रोक नहीं सकता। जब तक गांव को इस मुसीबत से मुक्त ना कर दिया जाए, चैन नहीं मिलता। और यह उम्मीद भी रहती है, चाहे कितनी ही कम क्यों न हो, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आदमी अभी जीवित हो और मदद की आशा में पड़ा हो। मारे हुए शिकार के पास बैठी नरभक्षी को मार पाने का मौका बहुत कम मिलता है, और एक बार मौका चूक जाने पर हर अगली कोशिश जानवर को और भी सावधान कर देती है। फिर वह या तो शव को छोड़ देती है, या फिर छाया की तरह दबे पांव हर पत्ती और तिनके को देखते हुए अपने संभावित दुश्मन की तलाश में आगे बढ़ती है। और तब उसे गोली का मौका पाना बहुत कठिन हो जाता है। फिर भी हम में से कौन होगा जो ये मौका छोड़ दे? शेरनी जिस झुंड में छिपी थी वह लगभग 40 वर्ग गज का क्षेत्र था। बंदर ने उसे देख लिया था, इसलिए हम तीनों पीठ से पीठ मिलाकर बैठ गए। हमने सिगरेट जलाकर यह सुनने की कोशिश की कि जंगल हमें आगे क्या संकेत देता है, और फिर अपनी अगली चाल पर विचार करने लगे। मचान, ऊंचाई पर बैठने की जगह बनाने के लिए गांव वापस जाना जरूरी था, लेकिन अगर हम सब चले जाते तो शेरनी निश्चित रूप से मारा हुआ शिकार उठाकर ले जाती। पहले भी जब वह शिकार खींच कर ले जा रही थी, उसका पीछे करना मुश्किल हो गया था। अब तो उसका बोझ भी हल्का हो गया था, और हमने उसे डरा भी दिया था। इसलिए वह शिकार लेकर बहुत दूर निकल जाती और हमें वह फिर कभी नहीं मिलता। इसलिए हम में से एक को वहीं रुकना था, जबकि बाकी 2 गांव जाकर रस्सियां लेकर आते। इब्नेसन ने हमेशा की तरह खतरे को नजरअंदाज करते हुए वापस जाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। मैं और तिवारी उस कठिन चट्टानी रास्ते से नीचे उतर आए। मारे गए आदमी के पास खड़े एक छोटी सी पेड़ की शाखाओं पर पैर जमाकर मैं ऊपर बैठ गया। ये आसन थोड़ा असुविधाजनक था, लेकिन इससे मैं जमीन से थोड़ा ऊंचा था, और अगर शेरनी आती तो उसे मैं साफ देख सकूं, और उससे पहले कि वह मेरे ऊपर झपटे। इबटसन को गए लगभग 15-20 मिनट ही हुए थे कि मैंने सामने बाईं तरफ एक चट्टान को पहले आगे और फिर पीछे की ओर हिलते हुए सुना। वह चट्टान बहुत हल्के ढंग से टिकाई गई थी। शेरनी जब अपना वजन उस पर डालती है, उसे आगे झुकता महसूस करके अपना पैर हटा लेती है और चट्टान वापस अपनी जगह पर आ जाती है। ये आवाज मुझसे करीब 20 फुट की दूरी से आई थी।
और यही वह दिशा थी जहां से बिना गिरे मैं शेरनी पर गोली चला सकता था। कुछ मिनट बीते, हर मिनट उम्मीदें पहले बढ़ीं, फिर घटने लगीं। राइफल का बोझ और लगातार सतर्क रहने का तनाव शरीर को थकाने लगा। तभी मैंने झाड़ियों के ऊपरी हिस्से में एक डाल टूटने की आवाज सुनी। इससे मुझे ठीक ठीक पता चल गया कि शेरनी कहाँ है। मैंने आंखें उसी दिशा पर जमा दी। वह वहीं थी, मेरे सामने। कुछ पल खड़ी रही, मेरी तरफ देखती रही, और फिर बिना किसी पत्ती या घास की हलचल किए उतनी ही खामोशी से वापस चली गई। जब खिंचा हुआ तनाव अचानक ढीला पड़ता है तो शरीर की कसी हुई नसें और मांसपेशियां आराम को पुकारती हैं। मैंने बस राइफल को घुटनों पर टिकाया। छोटा सा बदलाव ही था, लेकिन शरीर में राहत की एक लहर दौड़ गई। शेरनी की तरफ से फिर कोई आवाज नहीं आई। 1-2 घंटे बाद इबटसन वापस लौट आया। मैं जिनके साथ भी आज तक शिकार करता आया हूं, इबटसन उन साथियों में सबसे अलग और सबसे अच्छा इंसान था। ना सिर्फ उसका हिम्मत भरा दिल है, बल्कि वह हर बात पहले से ही सोच लेता है। और सबसे बड़ी बात यह कि वह सबसे निस्वार्थ है। वह रस्सियां ही नहीं, बल्कि कंबल, तकिए, बहुत सारा गर्म पानी और पर्याप्त दोपहर का खाना भी लेकर लौटा। जब मैं मारे हुए शिकार की दिशा में बैठकर अपने आप को संभाल रहा था, तो इब्रेसन ने 40 गज दूर एक पेड़ पर एक आदमी बिठा दिया, ताकि वह शेरनी का ध्यान खींच सके, और खुद दूसरे पेड़ पर चढ़कर रस्सियों से मचान बनाने लगा। मचान बन जाने पर इबेटसन ने मारे हुए शिकार को कुछ फुट खिसकाया। यह काम बेहद कठिन और कष्टप्रद था। और फिर उसे मजबूती से पेड़ के तने से बांध दिया, ताकि शेरनी उसे उठा ना ले जाए। चांद अब पतला था और रात के पहले कुछ घंटे घने जंगल में बहुत अंधेरे वाले थे। आखिरी सिगरेट पीकर मैं मचान पर चढ़ा और थोड़ा सा सो गया। इबेटसन ने उस व्यक्ति को नीचे उतार कर थाक की दिशा की ओर श्रीमती इबेटसन के साथ वापस भेज दिया। वापस जाने वाली टोली दूर दिखने लगी थी, पर उनकी आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थीं। उसी समय मैंने पत्तियों के बीच से किसी बड़े जानवर के रगड़ खाने की आवाज सुनी, और उसी समय वह बंदर, जो पूरे समय चुप था और जिसे मैं कृष्ण बदरी झुंड की अगली तरफ खड़े होकर पेड़ पर बैठे देख रहा था, उसने बोलना शुरू कर दिया। ये हमारी किस्मत थी कि पेड़ पर बैठे आदमी से शेरनी का ध्यान हटाने की चाल सफल दिख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी पहले मौके पर हुई थी। ये तनाव भरा 1 मिनट बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और उसी पर्वत की धार से जहां मैं चट्टान पर था, एक काकड़ छोटा हिरण जैसा चिल्लाता हुआ नीचे की ओर भागता मेरी तरफ आया। अब पता चला कि शेरनी मारे हुए शिकार की ओर नहीं आ रही थी, बल्कि वह इबेटसन के पीछे चली गई थी। मुझे चिंता हुई, क्योंकि यह साफ था कि उसने अपना मारा शिकार छोड़ दिया था और अब नया शिकार खोज रही थी। इब्रेसन ने छोड़ते समय सभी सावधानियां बरतने का वचन दिया था, पर काकड़ की आवाज सुनकर वह समझ सकता था कि शेरनी मारे हुए शिकार के इलाके की ओर जा रही है, और यदि उसने सचमुच अपनी सतर्कता घटा दी होती तो शेरनी को मौका मिल जाता। 10 बेचैनी भरे मिनट बीते, और फिर मैंने थाक की दिशा में दूसरे काकड़ के बोलने की आवाज सुनी। अब शेरनी उनके पीछे लगी हुई थी, पर वहां जमीन खुली थी और टोली पर हमला होने का डर कम था। इबेटसन दंपति का खतरा अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें वापसी के लिए घने जंगलों से 2 मील और चलना था। अगर वे रात तक वहीं रुके रहते और मेरी गोली की आवाज सुनने की उम्मीद कर रहे होते, जैसा कि मुझे चिंता थी कि वे कर सकते हैं, तो उन्हें उस रास्ते पर बढ़ते हुए बड़ा ही जोखिम उठाना पड़ता। सौभाग्य से बेसन ने खतरा समझ लिया और अपनी टोली साथ रखी, और भले ही शेरनी पूरे रास्ते उनके पीछे लगी रही, और अगली सुबह उसके पग चिन्ह देखकर पता चला कि वे सुरक्षित ही पड़ाव पर पहुंच गए थे। सांभर और काकड़ की बोलियों ने मुझे शेरनी की हरकतें समझने में मदद दी। सूरज ढलने के 1 घंटे बाद वह नीचे घाटी की तली में पहुंच गई। उसके पास पूरी रात थी, और भले ही मारे हुए शिकार पर लौटने का मौका बहुत कम था, और मैंने यह मौका ना छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने कंबल ओढ़कर, क्योंकि रात बहुत ठंडी थी,
अपनी जगह को आरामदायक बना लिया ताकि मैं घंटों बिना हिले ढले बैठे रह सकूं। मैंने मचान पर 4 बजे शाम को बैठना तय किया था और रात के 10 बजे 2 जानवरों को पहाड़ से नीचे उतरते हुए अपनी ओर आते देखा। पेड़ के नीचे अंधेरा इतना था कि वे दिखाई नहीं दे रहे थे, पर जैसे ही वे शव के पीछे गए, मैंने जान लिया कि वे सेहियां खरगोश जैसे जीव हैं। अपनी चोंच से सीटी जैसी आवाज करते हुए वे शव के आसपास आई और कई बार लाश पास चक्कर लगाया और फिर चली गईं। 1 घंटे बाद जब चांद ऊपर आ गया तो मैंने घाटी में एक बड़े जानवर की आवाज सुनी। वह पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा था और जब वह शव के नीचे की दिशा में हवा लेकर आया तो कुछ देर रुका और फिर धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ आया। जब वह करीब आया तो उसकी सांसों की आवाज से मैं समझ गया कि यह एक भालू है। उसे खून की गंध खींच रही थी, पर साथ ही वहां मानव की गंध भी थी, इसलिए वह बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसकी नाक जंगल के हर जानवर की नाक से तेज थी। जब वह जंगल में था तो उसने पता कर लिया कि यह शिकार शेर का ही है। हिमालयी भालू के लिए, जो किसी से डरता नहीं और शेर को भी अपने मारे हुए शिकार से भगा सकता है, ये बात कोई बड़ी बाधा नहीं थी। असली परेशानी थी मानव की गंध, जो उसके लिए असहज थी। भालू समतल जमीन पर पहुंचा और कुछ गज दूर बैठ गया। जब उसे यकीन हुआ कि मानव की गंध उसे खतरा नहीं दे रही, वह उठकर जोर से एक चीखा, जैसे वह अपने साथियों को बुला रहा हो, और वह आवाज घाटी में गूंज उठी। फिर बिना हिचक के वह सीधा शव की तरफ बढ़ा और जब उसने नाक उसके पास लगाई, मैंने अपनी राइफल की नली उसकी दिशा में कर दी। और हिमालयी भालू द्वारा मानव को खाने की एक उदाहरण मुझे पहले भी पता है। और दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। कहानी लंबी है, इसलिए इसे भागों में सुनेंगे। आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपकी रूह तक उतर जाएंगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर।